नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम जनरल नॉलेज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान, लेक्चर फर्स्ट में भारतीय संविधान को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत का संवैधानिक विकास, भारत में संवैधानिक विकास, उसके बाद संविधान सभा की मांग, गठन व कार्यप्रणाली के बारे में, संविधान की विशेषताओं के बारे में, संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों बिना समय गंवाए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, भारत के संवैधानिक विकास की हम बात करेंगे तो पहले हम क्या पता चले संविधान क्या है कि जिसमें क्या किसी देश के जो ऐसे नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं जिन्हें उस देश के हर नागरिक क्या होते हैं, मानते हैं, वही हमारा क्या होता है, संविधान। तब इसे क्या आगे हम चर्चा करेंगे। इस भारत के संवैधानिक विकास में देखेंगे कि जो भारत का संवैधानिक विकास है वो शासन की प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, दो भागों में, किसमें, दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था जो कि 1773 से 1858 के बीच में था। ठीक है, दूसरे नंबर ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से 1947 के। अब बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में 1773 में क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट था। उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बात किएंगे। उसके बाद 1793, 1813, 1833 और 1853 में चार्टर एक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। और ब्रिटिश ताज के शासन में कौन कौन से अधिनियम थे, जैसे 1858 का भारत शासन अधिनियम था। ठीक है, 1861, 1892 और उसके बाद 1909 जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, ये भी सब क्या है, भारत परिषद अधिनियम है। कौन है, भारत परिषद अधिनियम थे। और 1919, 1935, ये जो 1919 1935 है, ये भारत शासन अधिनियम था जिसे हम 1919 को हम मॉन्टेग जेम्स बोर्ड सुधार भी कहते हैं। अब इसके आगे हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्र अधिनियम, ये कब था, 1947। ठीक है, इसी बात पे हम आगे चर्चा करेंगे, इन्हीं सभी टॉपिक देखेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित जो प्रमुख ब्रिटिश सांसदीय अधिनियम है, उसमें क्या है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में हम क्या देखेंगे कि इसमें देखेंगे कि जो बंगाल का जो गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया था। किसके, बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। और लॉर्ड वारेन हास्टिंग जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। क्या बने थे, लॉर्ड वारेन हास्टिंग बंगाल के पहला जो कि प्रथम है वो गवर्नर जनरल बना। अब उसके बाद करते हैं, जो गवर्नर जनरल बना मद्रास और बम्बई इस मतलब गवर्नर के अधीन थे। मद्रास और बम्बई के गवर्नर इसके क्या थे, अधीन थे। अब इसी में हम आगे चर्चा करेंगे कि जो रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य था, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट का जो उद्देश्य दिखाया गया था, कंपनी में व्याप्त क्या थे, भ्रष्टाचार और कुशासन। भ्रष्टाचार कुशासन क्या करना था, दूर करना था। ये क्या थे, हमारे उद्देश्य थे किसके, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। ठीक है, अब इसके आगे चर्चा करेंगे हम कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय। इसका मतलब है कि 1774 ईस्वी में, किसमें, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और जब स्थापना की गई थी तो इस समय 1+3 मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य। ठीक है, तो इसी की हम चर्चा करेंगे। एक मुख्य में कौन थे, एलिजा एम्पे, कौन थी, एलिजा एम्पे। और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे इसमें कौन कौन थे, न्यायाधीश की बात की जाए तो चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ठीक है, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। अब इसी के आगे हम बात कर रहे थे कि इसमें क्या हुआ था कि जो पहली बार कंपनी के जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को क्या हुई थी, इसमें मान्यता मिली थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली थी। और भारत में जो केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी, उसके बाद इसमें था कि जो यह वाली टॉपिक की बात कीजिए, अगर हम निजी व्यापार व उपहार पर प्रतिबंध, इसका तात्पर्य है कि जो अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार, कौन से, अंग्रेज व्यापारी को निजी व्यापार तथा उपहार व रिश्वत लेने पर क्या हुआ था, प्रतिबंध हो गया था। जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके निजी व्यापार
और उपहार लेने पे क्या हो गया था, रिश्वत लेने उपहार लेने पे क्या हो गया था, प्रतिबंध, बैन हो गया था। ठीक है, अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। किसके बारे में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। लेकिन सबसे पहले अगर एक्ट ऑफ 1773 मतलब की बात की जाए तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे एक महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें कि जो आधुनिक उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन था वो कब हुआ था, आधुनिक उच्चतम न्यायालय जो उद्घाटन कब हुआ था, 28 जनवरी, किसमें, 28 जनवरी 1950 को, कहाँ हुआ था, दिल्ली में। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है कि अगर क्वेश्चन बन जाता है कुछ आधुनिक उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब और कहाँ हुआ, तो 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के बारे में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था, 1781। ब्रिटिश सांसद वर्ग के सुझाव पर लाया गया, किसके, ब्रिटिश सांसद, ब्रिटिश सांसद वर्ग, सॉरी वर्ग के, किसके, वर्ग के, वर्ग के सुझाव पे लाया गया, किसके सुझाव पे, वर्ग के सुझाव पर लाया गया। क्या लाया गया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है, और इसे बंगाल जुडिशियल एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंगाल जुडिशियल एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम कहा जाता है। ये किसके कहने पर लाया, मतलब किसके सुझाव पर लाया गया था, जो वर्ग थे, ब्रिटिश सांसद वर्ग के सुझाव पर लाया गया था। क्या लाया गया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। और ये क्या था कि ये बंगाल जुडिशियल एक्ट या संशोधनात्मक, क्या होता है ये, संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे इसके द्वारा, किसके द्वारा, इसके द्वारा कलकत्ता सरकार, किसके, कलकत्ता सरकार को बंगाल, क्या हुआ था, कलकत्ता जो सरकार थी उसको बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए, किसके लिए, बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार था। क्या, विधि बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, अब इसी एक्ट द्वारा क्या होता है, इसी एक्ट द्वारा राजस्व, किसके, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आप, इसी एक्ट द्वारा क्या हुआ था, राजस्व, राजस्व जो मंडल की स्थापना की गई थी, राजस्व मंडल की स्थापना की गई। ठीक है, किस एक्ट के द्वारा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के द्वारा राजस्व मंडल की स्थापना की गई। ठीक है, अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात की जाए तो जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784, ये किस लिए आया, तो जो 1773 की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए किसको लाया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और ये पिट्स इंडिया एक्ट का नाम विलियम पिट के नाम पड़ा था, किसके नाम पे, विलियम पिट, जो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, किसके नाम पे पड़ा, विलियम पिट्स, किसके, विलियम पिट के नाम पे क्या पड़ा था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। और जो विलियम पिट के नाम पे पड़ा, जो उस समय के क्या कहते थे, तत्कालीन पीएम थे, क्या थे, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे, विलियम पिट, इन्हीं के नाम पे क्या पड़ा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इससे आगे चर्चा करेंगे हम कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या हुआ था। इसके जो प्रमुख प्रावधान है, जो कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक क्या थे, कार्य थे, उसको क्या कर देगा, अलग अलग कर दिए थे। क्या क्या, कंपनी के राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य, इन दोनों क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। और उसी के बाद के जो कंपनी के राजनीतिक कार्य थे और व्यापारिक कार्य में क्या हुआ था कि प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण बोर्ड, किसके लिए, नियंत्रण बोर्ड से नया निकाय का गठन किया गया था। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड के नाम से नया निकाय का गठन किया और निदेशक मंडल को अधीक्षण की अनुमति थी, किसकी थी, निदेशक मंडल को अधीक्षण की अनुमति किसमें, व्यापारिक कार्य में। ठीक है, अब इसको हम पहले इरेज कर देना, इसके बाद हम बताएंगे आपको कि जो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था, इसमें क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल की परिषद तथा प्रांतीय
ठीक है, परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर गई थी। क्या की गई थी, यहाँ पे देखिए लिखा है गवर्नर परिषद सदस्य 4 से घटाकर 3। इसी का अर्थ क्या है, अगर इसको आप आसानी से समझेंगे, गवर्नर परिषद सदस्य 4 से घटाकर 3, इसी का यह मतलब है कि जो गवर्नर जनरल की परिषद तथा प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की संख्या 4 थी और 4 से घटाकर क्या कर दी गई, 3 कर दी गई। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक व्यापारिक कार्यों को अलग, ठीक है, कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे व्यापारिक कार्य थे उनको अलग, और उसके बाद दोहरे शासन का प्रारंभ किया गया। किसके शासन का, दोहरे, ठीक है, दोहरे शासन का प्रारंभ किया गया। उसके बाद कंपनी के राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कंपनी के राजनीतिक मामले थे उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से नियंत्रण, सम्राट में नियंत्रण में आ गया। और जबकि व्यापारी मामलों पर, जो व्यापारिक मामले थे इन पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण रहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण रहा। ठीक है, अब ये जो द्वैध शासन का प्रारंभ है इसी के बारे में बताया गया है यहाँ पे। ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण, द्वैध शासन का प्रारंभ, कंपनी शासन जो था वो 2 भागों में हो गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब पृथक्करण किया गया था राजनीतिक कार्यों के लिए, व्यापारिक कार्यों के लिए। राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके बाद व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये है शॉर्ट में आपके लिए। और उसके बाद इसके पीछे कहानी मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर आप आज समझ नहीं पाते तो आप इसको फिर से दोबारा वीडियो चला के देख लीजिएगा लेक्चर को, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के आगे हम बात करेंगे 1793, कितना, 1793 का चार्टर एक्ट। किसका, 1793 का चार्टर एक्ट। और इसी के बीच में क्या आया था, जो 93 है इसके पहले क्या था, चार्टर एक्ट 1786। ठीक है, इसमें क्या कहा था कि अगर आपको एक बात बता दें कि जो चार्टर एक्ट 1700, एक मिनट पेन चेंज कर लें, बात कर रहे थे चार्टर एक्ट 1786 के बारे में। तो इसमें क्या था कि जो 1786 था चार्टर एक्ट, ठीक है, चार्टर एक्ट 1786, इसमें क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल को क्या हुआ था, विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने में, ठीक है, विशेष परिस्थिति किसको था, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने में, ठीक है, और उसके बाद अपने निर्णय को लागू करने में, रद्द करने में और लागू करने का अधिकार किसको दिया गया था, गवर्नर जनरल को। ठीक है, किसमें, चार्टर एक्ट 1786 की अगर बात करें तो। अब हम बात करेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1793 का जो चार्टर एक्ट है वो क्या है कि इसके माध्यम से EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार का एक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC। ठीक है, 1793 का चार्टर एक्ट इस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी जो EIC है, EIC का भारत में व्यापार का एक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, और उसमें क्या था कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्य व कर्मचारियों का वेतन को भारतीय राजस्व से दे था। किसके, भारतीय राजस्व से देता रहूँगा, मतलब कि व्यापार एक अधिकार 20 वर्ष तक बढ़ा और वेतन भारतीय राजस्व से होगा। ठीक है, वेतन जो है नियंत्रण बोर्ड के सदस्य व कर्मचारियों का जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से देना तय हुआ। अब इसी के आगे हम बात करेंगे 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम। अब इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, 1813 था। अगर इसके प्रमुख प्रावधान की बात करें तो जो ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। जो ब्रिटिश मिशनरी थे, ईसाई मिशनरी, ठीक है, इसको क्या किया गया था कि भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। इसके प्रमुख प्रावधान है। और जो कंपनी के भारतीय व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापारिक एक अधिकार समाप्त किया गया। चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापारिक एक अधिकार पूर्णतः जारी। ठीक है, किसको छोड़ के, चाय व पानी व्यापार को छोड़ के, मीन्स चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापारिक एक अधिकार पूर्णतः जारी था, लेकिन कंपनी के भारतीय जो एक अधिकार थे उसको क्या किया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और इसमें प्रथम बार मतलब फर्स्ट टाइम अगर देखा जाए तो शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। इसके बारे में हमने क्या क्या देखा कि जो 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम था, ईसाई मिशनरियों को धर्म करने के प्रचार की अनुमति थी, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च, ठीक है, करने का प्रावधान हुआ। और जो कंपनी के
जो भारतीय व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया गया, समाप्त किया गया। और चाय व चीन व्यापार को छोड़ करके, चाय व चीन के व्यापार को छोड़ करके क्या था, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था। अब इसके आगे हम बात करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम। जो चार्टर अधिनियम है 1833 का, उसमें क्या क्या हुआ था, क्या क्या खास बात की है। तो इसमें क्या था कि देखा जाए तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल अब ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल हो गया था, ठीक है। जो बंगाल का गवर्नर जनरल अब ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल हो गया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इस जो प्रावधान के तहत क्या हुआ था, ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसके, अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, जो 1833 का चार्टर अधिनियम है, इसमें क्या हुआ था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल, इसको भारत का गवर्नर जनरल, मतलब कई बंगाल का जो गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और इस प्रावधान के तहत ब्रिटिश भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया। किसको, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फर्स्ट की बात की जाए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। किसको बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। अब इसको ध्यान से हम समझेंगे कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल अब ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। और इस जो प्रावधान हुआ, जो एक्ट हुआ, इसके तहत क्या हुआ, ब्रिटिश भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो किसको बनाया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन की हम सीरीज में आपको दिखाएंगे हम कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बने हैं एग्जाम्स में। अब इसके हम बात करेंगे जो इसके व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार था, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया गया, पूर्णतः एकदम पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद अब इसमें देखा जाए तो, और इस एक्ट के द्वारा भारत में दासता को अवैध घोषित कर दिया। किसको, दासता को अवैध घोषित, जो दास प्रथा थी उसको अवैध घोषित कर दिए गए। परंतु दास प्रथा का उन्मूलन जो 1843 में के किस में किया गया था, 1843 में, ठीक है। नियामक कानून के स्थान पर अधिनियम एक्ट का प्रयोग किया गया। किसके, एलन बरो द्वारा। अगर दास देखा जाए तो दास प्रथा को जो अवैध घोषित किया गया, उन्मूलन 1843 में एलन बरो द्वारा किया गया, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रथम विधि आयोग। प्रथम विधि आयोग किसके गठित किया गया, किसके अध्यक्षता में, मैकाले की अध्यक्षता में, ठीक है। प्रथम विधि आयोग गठित किया गया मैकाले की अध्यक्षता में। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट करने वाली क्या बात है, दास प्रथा को अवैध घोषित किया है 1843 में एलन बरो द्वारा। और इसके लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत गवर्नर जनरल बना, बंगाल गवर्नर जनरल भारत गवर्नर जनरल कहा गया। एक अधिकार इसमें पूर्णतः समाप्त हो गया था व्यापारिक और दास प्रथा का अवैध घोषित किया, ठीक है। अब प्रथम विधि आयोग जो गठित किया गया वो मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव, ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट, उसके बाद जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 एवं प्रांतवादी आगलवादी विवाद, ठीक है। ये क्या है से पढ़ी, ये इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी शिक्षा की नींव क्रमशः 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 एवं प्रांतविद आंग्ल युद्ध पर विवाद से पढ़ी। अब इसी की चर्चा हम आगे करेंगे। 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम, जो चार्टर एक्ट आया किसका, 1853 का। तो 1853 में हम देखेंगे कि विधायी व प्रशासनिक कार्य अलग। किसका, विधायी व प्रशासनिक कार्य अलग। इसमें क्या थे कि इसके द्वारा पहली बार विधान परिषद जिसमें 12 सदस्य की स्थापना में विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से क्या किया गया, अलग कर दिया गया। तो इसमें क्या था कि जो विधायी व प्रशासनिक कार्य क्या हुए, अलग अलग हो गए। अब इसी की बात करेंगे हम सिविल सेवकों के लिए, ठीक है, खुली प्रतियोगिता, ठीक है। सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता, इसका मतलब है सिविल सेवकों की भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ किया गया। और इसमें क्या हुआ था, 1854 में मैकाले समिति का गठन हुआ। किसका, मैकाले समिति का। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। मैकाले समिति
जो मैकाले समिति का गठन किया गया, कब किया गया? 1854 में। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ था? पहली बार विधान परिषद 12 सदस्य थे। हमने आपको पहले बताया कि पहली बार क्या थे? विधान परिषद में 12 सदस्य थे। और उसके बाद अब हम चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति का प्रभाव के बारे में। ठीक है, और लेकिन अगर इसमें देखना चाहे तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उसको भी देख सकते हैं कि जैसे हम आपको ये बता दें, कार्यपालिका विधायिका संबंधित शक्तियों का पृथक्करण किया गया था। ठीक, और इसमें डायरेक्टरों की जो संख्या थी उसको 24 से घटाकर 18 की गई। किसे? 18। किसकी? डायरेक्टरों की। और सम्राट जो थे, सम्राट 6 सम्राट द्वारा मनोनीत थे। किसके? 6 सम्राट द्वारा मनोनीत। 6 सम्राट द्वारा मनोनीत मतलब डायरेक्टरों की संख्या थी वो 24 से घटाकर 18 कर दी गई, और जिसमें से 6 सम्राट द्वारा ये मनोनीत किए गए। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब हम चर्चा कर रहे थे 1857 की क्रांति का प्रभाव। क्या प्रभाव था? वो 1858 के भारत शासन अधिनियम के बारे में आप देखेंगे कि इसमें क्या हुआ था? कंपनी शासन समाप्त हो गया था। किसका? कंपनी शासन समाप्त हो गया था। कंपनी शासन समाप्त हो गया था, और इसमें ब्रिटिश ताज का शासन था। किसका? ब्रिटिश ताज का। अगर अब इसमें देखा जाए, जो भारतीय प्रशासन का नियंत्रण था कंपनी से छीन कर क्या कर दिया गया था? ब्रिटिश राजमुकुट क्राउन दे दिया गया था। किसे? ब्रिटिश क्राउन में ताज का शासन हो गया था। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल। जो भारत का गवर्नर जनरल था, नया नाम क्या हुआ था? वायसराय। भारत का गवर्नर जनरल का नया नाम वायसराय था। अब प्रथम वायसराय अगर देखा जाए कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? आप देखिएगा कि मतलब जो भारतीय प्रशासन का नियंत्रण था वो कंपनी से छीनकर किसको दी गई? ब्रिटिश राज मतलब कि ब्रिटिश ताज को शासन आ गया था, ब्रिटिश राजमुकुट को दे दिया गया। ठीक, और उसमें क्या था कि जो भारतीय गवर्नर जनरल का नया नाम था, भारत गवर्नर जनरल का नया नाम क्या था? वायसराय। वायसराय पड़ा। वायसराय कौन थे? प्रथम वायसराय हमारे कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत में ब्रिटिश क्राउन ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि थे। ठीक है, नियुक्ति कंपनी के द्वारा होती थी। किसकी? गवर्नर जनरल की। गवर्नर जनरल की जो थी वो किसके द्वारा नियुक्ति थी? कंपनी के द्वारा। कंपनी के द्वारा किसकी नियुक्ति थी? गवर्नर जनरल की। और उसके बाद वायसराय किसके द्वारा नियुक्त की जाती थी? ये ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। इनकी नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। अगर वायसराय की बात कीजिए तो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती थी, और गवर्नर जनरल की कंपनी के द्वारा। अब इसी के आगे चर्चा करेंगे हम भारत सचिव। किसमें? भारत सचिव पद का सृजन। इसमें कितने? 15 सदस्य। तो भारत राज्य सचिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों के समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव को दिए गए थे। किसको? भारत राज्य सचिव को। किसके किसके अधिकार है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों के क्या किए देखे थे? समस्त जितने भी अधिकार थे भारत राज्य सचिव को दिए गए थे। अब इसके आगे हम बात करेंगे मुगल सम्राट पद समाप्त हो गया था। ठीक, मुगल सम्राट पद समाप्त हो गया था, द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया था। अब इसी के आगे हम चर्चा करेंगे, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। शाही उपाधि अधिनियम 1876, 1892 का अधिनियम और 1861 का भारत शासन परिषद अधिनियम। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम देखेंगे, विभागीय प्रणाली, लॉर्ड कैनिंग। इसका मतलब है कि जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, इसमें क्या था कि इसके तहत जो विभागीय प्रणाली थी, क्या थी? विभागीय प्रणाली का आरंभ किया गया, और उसके बाद में ही मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। ठीक है, विभागीय प्रणाली का जो आरंभ किया गया, इसके फलस्वरूप भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी, और किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। यही हमने बताया ना, विभागीय प्रणाली किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। क्या थी? अध्यादेश जारी, मतलब कि जो वायसराय थे उसको संकटकालीन अवस्था में, किसको? वायसराय को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई। ठीक है, जो अनुमति दी गई थी वो किस माह तक की थी? 6 माह की अवधि है। तो किसके? 6 मंथ अवधि है। क्या किया था? वायसराय को अध्यादेश जारी करने की
शक्ति किसी संकटकालीन अव्यवस्था में विधान परिषद को अनुमति दी गई। ठीक है, अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं कानून बनाने में भारतीयों को शामिल किया गया। किसके? कानून बनाने, मतलब कि पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में क्या हुआ था, अगर इसकी हम बात करें तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया था। मतलब अभी तक कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को नहीं शामिल किया गया था, लेकिन पहली बार अगर देखा जाए 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसमें पहली बार भारतीयों को कानून बनाने में भी शामिल किया गया। ठीक है, जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी इसमें शामिल किया गया। अब इसको हम रिवाइज करते हैं, अब आगे चलते हैं, देखते हैं शाही उपाधि अधिनियम 1876। किसके? 1876 की बात करेंगे। 1876 में क्या है? शाही उपाधि अधिनियम। महारानी विक्टोरिया भारत की क्या है? सामग्री है। क्या है? भारत की सामग्री। मतलब कि 28 अप्रैल, किसमें? 28 अप्रैल, और उसके बाद हम बात करें 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। किसमें? भारत की सामग्री। मतलब कि छठे सदस्य की केंद्रीय प्रणाली जो गवर्नर जनरल को नियुक्त करने के लोक निर्माण कार्य करने दिया भी गया। ठीक है, अगर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बात कीजिए कि महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री कब हुआ था, कि ये 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। ठीक है, अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे 1852 का अधिनियम। इसके बारे में देखेंगे क्या क्या हुआ था। 1852 का अधिनियम आया, 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया था। ये क्या था? भारत में आंशिक रूप से क्या हुआ था, भारत में आंशिक रूप से पहली बार संसदीय शासन एवं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। किसकी? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। पहले क्या था? सांसदीय शासन एवं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। इसमें हमने देखा पॉइंट में दिया, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है उसी को हमने शॉर्ट में लिखा है, जिससे को आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। और सभी जो PDF हैं इनको हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहाँ से जाके इसको दोबारा लर्न कर सकते हैं, जिससे प्रैक्टिस के लिए आपके पास पड़ा रहे। ठीक है, आपको ज़्यादा नोट डाउन ना करना पड़े। जो एक्स्ट्रा चीज़ें बता दें, अगर आपको नोट करना हुआ तो भाई आप अलग से नोट कर लीजिए, बाकी सब PDF में ऑलरेडी हम दिए हैं। ठीक है, जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये जितने भी देते हैं इसमें एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बात किया थे 1892 का परिषद अधिनियम। ठीक है, 1892 का जो अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम, इसी में बात कर रहे थे 1892 में। तो भारत में जो आंशिक रूप से सांसदीय शासन एवं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। और इसमें क्या हुआ था कि विधानमंडल के जो विधानमंडल हैं उनके सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। बजट पर बहस की शक्ति परंतु मत देने का अधिकार नहीं। ठीक है, इसका यही मतलब है कि बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई परंतु मत देने का अधिकार नहीं। अर्थात विधानमंडल के जितने भी सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने, मतलब कि बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, वाद विवाद प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ, किंतु बजट पर मत देने व अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई। इसका यही तात्पर्य है। अब इसके आगे हम बात करेंगे, इसको मैनेज कर दें। इसके आगे हम बात करेंगे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। क्या था? 1909 मार्ले मिंटो सुधार। जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार था, मतलब कि भारत शासन अधिनियम 1909, या इसे हम मार्ले मीन्स सचिव जिस थे और मिंटो कौन थे, वो आसराय थे, इनके सुधार अधिनियम के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या था कि अगर देखा जाए तो सांप्रदायिक निर्वाचन का इसमें क्या है, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार, अर्थात मुसलमानों के, ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो सांप्रदायिक प्रतिनिधि थी की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, कि क्या की थी? व्यवस्था की गई थी। किसकी? मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो थे, इनमें क्या की व्यवस्था की गई थी। अब इसके आगे हम बात करते हैं जो भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो को क्या हुआ था? सांप्रदायिकता का जनक कहा गया। किसके? लॉर्ड मिंटो को
कहाँ के थे ये? भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, इन्हें क्या कहा गया? सांप्रदायिकता का जनक। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा गया। ठीक है, अब इसी के आगे हम चर्चा करेंगे कि जो पहली बार वायसराय, प्रथम भारतीय वायसराय परिषद सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य। ठीक है, अगर इसकी हम चर्चा करें तो जो प्रथम भारतीय अर्थात इसकी अगर हम बात करें तो पहली बार प्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, किसकी? कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, किसके? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। क्या हुआ था इसमें कि जो प्रथम भारतीय वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद मिश्रा को क्या किया गया था? विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था कि बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी हुआ था। ठीक है, बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। अब इसके बाद हम बात करेंगे 1919 में मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड। 1919 में क्या हुआ था? जो भारत शासन अधिनियम था उसमें मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे नोट पॉइंट बात करने वाले क्या थे कि इस समय जो मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे, ये क्या थे? भारत सचिव। उसके बाद जेम्स फोर्ड जो थे वायसराय। ठीक है, एवं ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। ये कहाँ के थे? ब्रिटिश पीएम लॉर्ड जॉर्ज। ठीक, मतलब 1919 का जो मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था इसमें क्या थे? अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने नोट करने वाली बात है ये कि मॉन्टेग्यू जो थे ये क्या थे? भारत सचिव थे। ये कौन थे? भारत सचिव। और जेम्सफोर्ड क्या थे? ये वायसराय थे। और उसके बाद इसी के समय जो थे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्या थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। ठीक है, अब इसको मिरेज करते हैं, आगे आपको बताते हैं कि प्रांतों में द्वैत शासन क्या हुआ था? प्रांतों में द्वैत शासन मतलब कि इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। क्या था? जो भारत शासन अधिनियम 1919 है इसका उद्देश्य था केवल भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। अब इसी अधिनियम में पहली बार क्या हुआ? उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया, मतलब कि इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायक क्या? किसमें? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायक मतलब कि एक राज्य परिषद जो 5 वर्ष कार्यकाल व 60 सदस्य 34 निर्वाचित व 26 मनोनीत थे, और दूसरा क्या था? केंद्र। ठीक है, एक क्या था? राज्य, सॉरी इसको हम इरेज कर दें, एक हमारा क्या है? राज्य और दूसरा केंद्र। ये क्या है? द्विसदनात्मक थी। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे इसमें कि प्रांतों में द्वैत शासन हुआ। महिलाओं को वोट का अधिकार, लोक सेवा आयोग 1926 का प्रावधान। किसका? 1926 का प्रावधान। अगर इसी में हम बात करें तो हमने बात की लोक सेवा आयोग 1926, इसका तात्पर्य है कि भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान हुआ। किसमें हुआ? 1926 में। ठीक है, अब इसमें क्या था कि महिला को वोट देने का अधिकार, मतलब कि अभी तक कर नोट करने वाली बात यह है कि जो अमेरिका में जो औरतों को वोट देने का अधिकार था 1920 में, बल्कि इंग्लैंड में 1928 में मिला था। किसमें? अमेरिका में। अब इसी के आगे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने के लिए कि द्वैत शासन का जनक। किसका? द्वैत शासन का जनक कौन थे? जन्मदाता लियोनेल कार्टिक्स। कौन थे? लियोनेल कार्टिक्स। ठीक, ये क्या थे? द्वैत शासक के जनक। और इनका जो वर्णन है, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? इनकी पुस्तक डार्की में। किसमें? ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम पहले इरेज करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं। लियोनस कार्टिक्स की पुस्तक क्या है? बुक, जिसमें क्या मिलता है? लियोनेट कार्टिक को द्वैत शासन का जो जन्मदाता कहते हैं, और इनको क्या कहता है? इसका जो वर्णन है किसमें मिला था? इनकी बुक डायर की। ठीक है, डायरकी में क्या मिलता है? द्वैत शासन का वर्णन। अभी इसी के आगे हम चर्चा करेंगे
1935 भारत शासन अधिनियम, किसमें? 1935 भारत शासन अधिनियम। प्रांतों में जो था द्वैत शासन समाप्त कर दिया, ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई, किसमें? केंद्र में, ठीक है। तो जो भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार गठन में मील का पत्थर साबित हुआ, क्या हुआ था? मील का पत्थर साबित हुआ था। क्या? अगर हम भारत शासन अधिनियम में देखें 1935 के, तो प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर, ठीक है, द्वैतों में प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई, जो भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार गठन में मील का पत्थर साबित होकर, मील का पत्थर साबित करने के लिए बात की जाए, किसका हुआ था? 1935 का भारत शासन अधिनियम में, ठीक है। केंद्र में द्वैत शासन, इसी को हमने आपको बताया कि जो था कि प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके किस में लाए गए थे? केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी, ठीक है। और इसी मील का पत्थर साबित हुआ था, ये बात याद करने के लिए, किसका? मील का पत्थर। ये पॉइंट नोट करने के लायक है, मील का पत्थर का उसके किस अधिनियम को? तो 1935 भारत शासन अधिनियम, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या किया था कि आरबीआई की स्थापना की, किसकी? आरबीआई की स्थापना की गई थी। और उसके बाद संघीय न्यायालय 1937, किसके? संघीय न्यायालय 1937। और उसके बाद हम बात की जाए तो शक्तियों का विभाजन किसमें था? संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची। तो इसके बाद हम बात करते हैं भारत से क्या हुआ था? भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इसके द्वारा बर्मा ब्रिटिश भारत को भारत से अलग कर दिया, किसको? बर्मा ब्रिटिश भारत को, म्यांमार मतलब जो बर्मा है उसको म्यांमार से अलग हुआ था। तो हमने इसमें देखा कि प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता हुआ, केंद्र में द्वैत शासन आया, ठीक है। आरबीआई की स्थापना हुई, संघीय न्यायालय 1937 को हुआ, शक्तियों का जो विभाजन था किसमें किसमें हुआ था? संघ और राज्य एवं समवर्ती सूची में हुआ। और बर्मा जो है व्यापार से म्यांमार से, जो बर्मा म्यांमार है वो अलग हुआ था। और उसको जिन्ना साहब ने क्या कहा? पूर्णतः सड़ा हुआ, ठीक है। और गांधी नेहरू जी ने इसको कहा बिना इंजन की गाड़ी। इस अधिनियम के अंतर्गत इन्हें सबके अलग अलग वाक्य हैं कि आपको इसमें जानना है कि क्या किया गया था, किसके तहत जो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता थी इसको शुरू की गई। प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था, किसमें? प्रांतीय सरकारों का। इसमें क्या पंडित नेहरू ने, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इनमें क्या दास्ता का घोषणा पत्र, दास्ता का चार्टर तथा बिना इंजन वाला ब्रेक, मतलब कि बिना ब्रेक वाला इंजन रहित गाड़ी के समान कहा गया, ठीक है। और इसके मोहम्मद जिन्ना ने इसे क्या कहा था? पूर्णतः सड़ा हुआ, ठीक है, मूल रूप से बुरा, बिल्कुल अस्वीकृत। हमने क्या देखा इसमें? इंपॉर्टेंट बात, इसको पहले हम रियाज कर दे रहे हैं। किसको हमने देखा कि 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उसमें प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता हुआ, केंद्र में द्वैत शासन आया, आरबीआई की स्थापना, संघीय न्यायालय 1937, शक्तियों का विभाजन हो किसमें? संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची में। उसके बाद वर्मा जो म्यांमार का हुआ वो अलग हुआ गया था, और जिन्ना साहब ने इन्हें पूर्णतः सड़ा हुआ कहा, और नेहरू का जी ने दास्ता का अधिकार पत्र से कहा। बिना इंजन की गाड़ी, मतलब जो बिना इंजन के, अर्थात इसमें इंजन रहित, बिना ब्रेकों वाले इंजन रहित गाड़ी के समान, इसको बताया किसको? 1935 भारत शासन अधिनियम, ठीक है। अब अगर इसमें देखा जाए तो हम देखेंगे, आगे चर्चा करेंगे स्वतंत्रता की ओर 1947 में स्वतंत्रता की ओर, मतलब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। अगर हम बात करें अगस्त प्रस्ताव, किसकी बात करें? अगस्त प्रस्ताव 1940, क्या कहा गया? इसे अस्वीकार कर दिया गया था, किसको? अगस्त प्रस्ताव को। अगर हम बात करें अगस्त प्रस्ताव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात, 1940 में आया, ठीक है। वायसराय कौन थे? लिंगलिथगो। कौन थे वायसराय इनमें? लिंगलिथगो। अगस्त प्रस्ताव के जो वायसराय थे वो लिंगलिथगो थे। और एक कारण क्या था इसमें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को सहयोग प्राप्त करना था। किसका था? अगस्त प्रस्ताव इसीलिए आया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को सहयोग प्राप्त करना था। और इसमें प्रपोजल में क्या था कि पहला प्रपोजल था कि इसमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे और अपने देश के प्रशासनिक कार्य स्वयं करेंगे। और दूसरा, युद्ध खत्म करते ही संविधान सभा बना देंगे। और नंबर तीसरा जो प्रपोजल था, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों को संख्या बढ़ा देंगे। किसमें? भारतीयों की संख्या। किसमें? वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या बढ़ा देंगे। ये किसमें हुआ था? अगस्त प्रस्ताव 1940 में। तो इसे क्या कर दिया गया था? अब अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन। दूसरे नंबर क्या था? स्वतंत्रता की 1940 से 1947 के बीच में बात करें तो उसके बाद पहले अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन 1942 में आए, ठीक है। और गांधी जी ने इन्हें क्या कहा?
पोस्ट डेटेड चेक कहा, किसने कहा था? गांधी जी ने। इंपॉर्टेंट बात करनी इसमें लिखा है, ये क्या हुआ है? स्टैफोर्ड क्रिप्स, किसके द्वारा? स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा युद्ध खत्म होते ही संविधान सभा का निर्माण होगा। इसमें हुआ था युद्ध खत्म होते ही संविधान सभा का निर्माण होगा। मोतीलाल नेहरू ने वो अलग संविधान सभा की मांग की, किसने? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अब इसी के आगे हम चर्चा करेंगे। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, किसमें? माउंटबेटन 3 जून 1900, विभाजन की योजना, बालकान प्लान, कौन थे? माउंटबेटन योजना। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। इसी के बाद आया था हमारा कैबिनेट मिशन, ठीक है, जो कि 24 मार्च 1946 को भारत आया था। ये 16 मई 1946 कैबिनेट मिशन की बात करें, किसकी? आप इसको नोट भी करें, कैबिनेट मिशन। भारत का संविधान किसके प्रारूप में बना? कैबिनेट मिशन के। किसके? इंपॉर्टेंट रखने वाली बात कि कैबिनेट मिशन के प्रारूप पर किसके? भारत का संविधान जो है किसके प्रारूप बना? कैबिनेट मिशन के। तो कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स थे, पैथिक लॉरेंस, स्टॉफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। तो पैथिक लॉरेंस जो थे वो क्या थे? भारत के सचिव थे। क्या थे? भारत के सचिव। स्टॉफर्ड क्रिप्स क्या थे? व्यापार मंडल थे। और एवी अलेक्जेंडर, मतलब अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन, कैबिनेट की, तो इसमें 3 सदस्य थे। कौन थे? अगर हम इसको PAS से शॉर्ट फॉर्म में याद करें, PAS मतलब पैथिक लॉरेंस, स्टॉफर्ड क्रिप्स, मतलब स्टॉफर्ड क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर। ठीक है, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, स्टॉफर्ड क्रिप्स। तो जो पैथिक लॉरेंस थे क्या थे? भारत के सचिव, भारत सचिव। और उसके बाद एवी अलेक्जेंडर के बाद ये नेवी क्या थे? नेवी मिनिस्टर थे। और स्टॉफर्ड क्रिप्स की बात, ये व्यापार मंडल के, व्यापार बोर्ड के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, अभी हमने इसको देखा आपके बारे में। अब आगे हम बात करेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके बारे में हम देखेंगे क्या बात है कि क्या हुआ था इसमें। कि जो 15 अगस्त 1947 में 2 डोमिनियन, मतलब भारत और पाकिस्तान क्या थे? 2 डोमिनियन, मतलब कि 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्यों भारत और पाकिस्तान की स्थापना हुई। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे इसमें क्या हुआ? वायसराय पद समाप्त हुआ। ठीक है, मतलब 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति। अब इसमें देखते हैं रियासतों को छूट, और उसके आगे सम्राट की उपाधि भी समाप्त हो गया। अविभाजित ब्रिटिश भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की गई, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। और उसके बाद 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों को ब्रिटिश संप्रभुता क्या हुई? समाप्त हो गई। ब्रिटिश संप्रभुता जो थी उसको समाप्त किया गया था, और दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राजमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता। और वायसराय पद समाप्त हुआ, यही है, और रियासतों पर छूट। और उसके बाद ये क्या है? सम्राटों की उपाधि समाप्त हो गई थी। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो नए संविधान को लागू होने तक संविधान सभा ही संविधान के रूप में कार्य करेगी, और शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार ही चलेगा। ठीक, 1935 के अधिनियम अनुसार सब कार्य होगी, मतलब कि बंगाल व पंजाब को 2 भागों में विभाजन किया गया था। इसे कम्युनिस्ट पार्टी ने वास्तव का घोषणा पत्र कहा। अगर इसमें देखा जाए तो अगर जो हमारा है कि वायसराय पद समाप्त कर, इसमें क्या हम बताए थे कि जो वायसराय पद है, जो वायसराय पद है, इसको पहले हम इरेज कर दें, आपको क्लियर दिखेगा। जो वायसराय पद है समाप्त, वायसराय पद समाप्त का मतलब है कि वायसराय पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद का सृजन, इस जिसके नियुक्ति मंत्रिमंडल व सहयोग से की जाएगी। अब भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटेन को, और तथा पाकिस्तान को मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। किसके? भारत के कौन बने थे हमारे गवर्नर जनरल? तो गवर्नर जनरल की बात की जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? माउंटबेटन। ठीक है, और अगर पाकिस्तान के तो क्या थे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना साहब को बनाया गया। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग कौन किया, किसने किया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे कि संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग में ही देखेंगे कि अगर संविधान सभा की मांग देखा जाए तो हमने 3 प्रकार से मांग की थी। एक प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष, और दूसरा अप्रत्यक्ष।
और तीसरा सांकेतिक मांग। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करें तो प्रत्यक्ष मांग में कौन थे? 1934 एम एन रॉय, जो एम एन मानवेंद्र नाथ रॉय थे, मार्क्सवादी विचारधारा के थे। ये भारतीय के संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ठीक है, 1935 में कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, कांग्रेस ने आधिकारिक संविधान सभा की मांग की। फर्स्ट टाइम अगर आधिकारिक मांग की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद आया था 1938 में हर पूरा सेशन, उसमें अध्यक्ष बोस जी से नेहरू ने भी कहा था कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान है वो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा, जिसे वयस्क मताधिकार पर चुना जाएगा। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय था, 1939-1945 के बीच में। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि 1895 में कौन थे? 1895 में बाल गंगाधर तिलक। ये किस प्रकार की मांग थी? ये अप्रत्यक्ष रूप थी, जिसे स्वराज बिल प्रस्तुत किया गया था। ये स्वराज बिल मतलब खुद का राज। ठीक है, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। अगर 1906 में बात की जाए तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो कलकत्ता सेशन में स्वराज की मांग की थी। ठीक है, 1922 में महात्मा गांधी ने भारतीय की इच्छा अनुसार, और 1928 में नेहरू रिपोर्ट किया गया। किसमें? नेहरू रिपोर्ट की प्रस्तुत किया गया था। अब हम देखते हैं अगर इनमें, तो हम यहाँ से एक पेज ऐड कर लेंगे। अगर हम देखा जाए प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सांकेतिक, ठीक है, संविधान सभा की मांग। पहले अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर अप्रत्यक्ष की बात की 1895 में, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? स्वराज बिल प्रस्तुत किया था, और जिसमें खुद का राज था। इसका मतलब है खुद का राज। 1916 में होम रूल की स्थापना हुई थी, और 1906 में ही दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता सेशन में स्वराज की मांग की थी, जो कि पहले कांग्रेसी हैं। कौन के? दादा भाई नौरोजी। अब इसके बाद हम बात करें तो सांकेतिक में देखा जाए तो 1922 में गांधी जी ने क्या कहा था कि भारत का स्वराज जो है वो भारतीय लोग की इच्छा की अभिव्यक्ति होगा, ना कि ब्रिटिश सांसद का उपहार होगा। जो भारत का स्वराज होगा वो भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति होगा, ना कि ब्रिटिश सांसद का उपहार होगा। और उसके बाद 1928 में क्या हुआ था कि नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद आया था 1935, यहाँ पे हमने गलत की है, ये 1895 यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 1935। ठीक है, 1935 में कौन थे? एम एन रॉय। अभी आपको बताएं कि ये क्या थे? मानवेंद्र नाथ रॉय, मार्क्सवादी विचारधारा के थे। इन्होंने क्या किया था? भारत की संविधान सभा के गठन की मांगी थी। ये संविधान सभा के गठन की मांगी थी। और 1935 में जो हुआ था, 1934 का ये हुआ, 1935 में क्या हुआ था? कांग्रेस ने ही फर्स्ट टाइम आधिकारिक मांग, कांग्रेस ने भी संविधान सभा की पहली बार आधिकारिक मांग की थी। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? बोस जी थे। नेहरू जी ने कहा था स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा, और जिसे वयस्क मताधिकार पे चुना जाएगा। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 और 1945 के बीच में था। ठीक है, अब इसके हम पेज को करते हैं डिलीट। तो अब हम बात कर रहे थे इन सभी के बारे में। तो हमने क्या बताया कि 1895 बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल विधेयक, और 1922 महात्मा गांधी भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा। 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। 1940 में हेमंत रॉय, जो कि औपचारिक मांग की गई थी। 1935 में कांग्रेस की फर्स्ट टाइम आधिकारिक मांग की गई थी। और कैबिनेट मिशन 1946 में आया, जिसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टोफेट क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। हमने इसके बारे में चर्चा पहले भी की है। और इसी के आधार पर क्या हुआ था? संविधान सभा बनी थी। किसके? संविधान सभा किसके आधार पर बनी थी? कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। ठीक है, ये रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ। अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे संविधान सभा जो गठन और प्रणाली थी उसके बारे में। इसमें हम स्ट्रक्चर के बारे में अब देखेंगे। स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि क्या है कि कुल सदस्य कितने हैं? 389। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि जब भारतीय संविधान सभा थी उसमें कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा में कुल कितने थे? 389 सदस्य होंगे। क्या थे? कुल 389 सदस्य होंगे। तो इसमें क्या हुआ था कि इन सदस्यों में से 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांत थे। कहाँ के थे? 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, और ये निर्वाचित 4 कमिश्नरियों से निर्वाचित
और 4 कमिश्नरी कौन कौन से हैं जो चीफ कमिश्नरी हैं? अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। ठीक है, वह 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत किए गए थे। कहाँ से किए गए थे? 93 जो सदस्य थे वो देशी रियासतों से मनोनीत किए गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद 31 अक्टूबर 1947 किसमें? 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनः गठन किया गया था। अगर इसमें हम देखने वाली बात, पॉइंट करने वाली बात यह है, जो संविधान सभा थी इसमें क्या हुआ था कि आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद जो है तो क्या हुआ था कि 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनः गठन किया गया था तथा जो सदस्य संख्या थी, कितनी सदस्य संख्या विभाजन के बाद, मीन्स आज़ादी के बाद, जो विभाजन के बाद इसमें लिखा है 299, मीन्स आज़ादी के बाद जो 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का जो पुनः गठन किया गया था उसमें सदस्य की संख्या 299 निर्वाचित व 70 मनोनीत निर्धारित की गई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि चुनाव जुलाई अगस्त, चुनाव कब होने था? जुलाई अगस्त। अगर हम चुनाव की बात करें, संविधान सभा के लिए जो चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था उसमें 296 सीटों में से कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लोग को 73 सीटें और यूनिस्ट मुस्लिम, यूनिस्ट शेड्यूल, कृषक, जाति संघ, सिख और साम्यवादी की एक तथा 8 स्वतंत्र सदस्यों को प्राप्त हुआ था। अब इसी में हम बात करेंगे 1946, जो 1946 है, चुनाव जुलाई अगस्त 1946। इसका तात्पर्य यह है कि 1946 में संविधान सभा के लिए संपन्न चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो कहाँ से थे? पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। 1946 में जो चुनाव हुआ था उसमें जो संविधान सभा के लिए संपन्न चुनाव थे इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। किंतु भारत पाक विभाजन के बाद वो पूर्वी बंगाल मीन्स पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान, या पूर्वी पाकिस्तान की बात करें तो वर्तमान में उस समय क्या है? बांग्लादेश का हिस्सा है। कहाँ का है? बांग्लादेश के हिस्से में चला गया है। अतः अम्बेडकर जी को संविधान सभा में शामिल होने के लिए उन्हें क्या हुआ था कि पूना संसदीय सीट पर M.R. जयकर का त्याग पत्र स्वीकार कर उपचुनाव के माध्यम से अम्बेडकर जी को चुना गया था। अब इसमें क्या है कि जो चुनाव हुआ था संविधान सभा के लिए, जो चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था, इसमें क्या था कि सामान्यतः जो एक प्रतिनिधि पर कितने 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। एक प्रतिनिधि 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। अर्थात इसमें क्या था कि जनसंख्या पर एक सीट, 10 लाख जनसंख्या पर कितनी थी सीटें? एक थी। ये पॉइंट नोट करने के लिए है। और अगर इसमें देखा जाए तो जो हैदराबाद की नोट करने वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि हैदराबाद का उस समय क्या था? हैदराबाद का जो था कि कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं होता। अगर इसमें इंपॉर्टेंट बात की जाए, जो हैदराबाद का कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं किया गया था। इसका अगर देखे जाए रफ आइडिया से, यहाँ पे देखें 389 मेंबर थे। ठीक है, कितने थे? 389 मेंबर। अगर हम देखते हैं इसमें अच्छे से लिख दें तो ये हमारा है 389 मेंबर। ठीक है, 389 मेंबर से जिसमें से इसको देखते हैं तो 296 क्या है? निर्वाचित थे। कितने? 296 निर्वाचित। और उसके बाद 93 जो थे वो क्या थे? मनोनीत थे, मतलब कि नॉमिनेटेड, प्रस्तावित थे। ठीक है, नॉमिनेटेड मीन्स क्या है? प्रस्तावित। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो जो इसमें निर्वाचित थे, जो इलेक्टेड मेंबर थे, इलेक्टेड मेंबर में क्या थे? 2 थे। 2 तरीके से मतलब देखा जाए तो 292 जो थे, 292 सदस्य क्या थे? वो 11 ब्रिटिश प्रांतों से थे। किसमें? 11 ब्रिटिश प्रांतों से भरी जाएगी। किसने? 292 सीटों में 11 ब्रिटिश प्रांतों से भरी जाएगी। यहाँ पे ब्रिटिश प्रांतों से, ठीक है, क्या होगी? भरी जाएंगे। और जो एक कमिश्नरी है, क्या है? एक जो कमिश्नरी प्रांत है मीन्स यूटी, उसमें क्या हुआ था कि अजमेर, दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान से। ठीक है, और जो ये नॉमिनेटेड थे 93 सीटें, इसमें क्या थी? प्रिंसलीस मतलब
प्रिंसली स्टेट से, मतलब राजा रजवाड़ों के स्टेट से थे। कितने थे? 93 प्रस्तावित। अब इसके हम बात करेंगे इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन तो हमने बताया आपको कि इलेक्शन कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में। और इसका जो रिजल्ट था, रिजल्ट हमारा आया था अक्टूबर और नवंबर 1946 में। अक्टूबर नवंबर 1946 में आया था। अब इसी के आगे हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या था कि संविधान सभा, पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो इसकी की मीटिंग्स थी, मीटिंग्स के बारे में बताएंगे कौन कौन सी हुए थे मीटिंग। तो हमारी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, कौन सी? प्रथम बैठक, जो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, मतलब 9 दिसंबर 1946 को हमारा प्रथम बैठक हुई थी। इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन से थे? सच्चिदानंद सिन्हा। हमारी फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसके अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो कौन से थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और ये मीटिंग्स के बारे में किस जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो मीटिंग्स है इनके बारे में एक सीक्वेंस वाइज पूछ सकता है क्वेश्चन। तो हम अगर देखेंगे तो 9 दिसंबर क्या हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, फर्स्ट मीटिंग हुई थी, और इसके अस्थायी खुद थे सच्चिदानंद सिन्हा। अब सेकंड मीटिंग की हम बात करते हैं, तो सेकंड मीटिंग जब हुई थी तो वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। सेकंड मीटिंग हमारी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे, मीन्स परमानेंट अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग हमारी 9 दिसंबर 1946 में, इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, और 11 दिसंबर 1946 में हमारे अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब इसी के उपरांत हम देखते हैं आगे चल के जो 13 दिसंबर 1946 की हुई हमारी कौन सी थी? थर्ड बैठक। अगर थर्ड मीटिंग की हम बात करें 13 दिसंबर 1946 में, इसमें क्या हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था कब किए थे? 13 दिसंबर 1946 जो थर्ड मीटिंग थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया था? प्रस्तुत किया था, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव को हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहते हैं। अब इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि संवैधानिक सलाहकार उस समय के कौन थे? BN राव। जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राव थे। अब पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, और इसी पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स है, आपको हम इसको बता दे रहे हैं। पहले इसको मेरिज कर दें, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो 13 दिसंबर 1946 का जो मीटिंग हुई थी इसमें क्या हुआ था? इसको उद्देश्य प्रस्ताव तो हुआ था, ये 5वीं बैठक थी। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 की 5वीं बैठक को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था, लेकिन 22 जनवरी 1947 संविधान सभा द्वारा स्वीकृत हुआ था। अब यही जो है आगे चलकर क्या हुआ था कि संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। कौन बना था? 13 दिसंबर 1946 में जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये क्या बना था? आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना था। अब इसी की चर्चा हम आगे करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो इसके उपलक्ष्य में हमारी संविधान सभा की प्रमुख समितियां भी थी, इसी की हम चर्चा करेंगे। तो अगर समितियों के बारे में देखेंगे थे तो सर्वप्रथम बात करेंगे हम प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति जो थे इसको हम पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। ठीक है, इसका गठन जो हुआ था 29 अगस्त 1947 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी, 30 अगस्त 1947। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट बैठक थी वो 30 अगस्त 1947 थी, और इसके अध्यक्ष जो थे कौन से थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो कहाँ से निर्वाचित थे? बम्बई से निर्वाचित थे, और उनके सहित 7 सदस्य थे। 7 सदस्य में कौन कौन से थे कि अल्लादी एन गोपाला स्वामी, अल्लादी श्री कृष्ण स्वामी, KM मुंशी, सादुल्ला, माधवा राव और कृष्णाचारी। ठीक है, अब इसके बाद हम अगर 7 सदस्यों की बताएं तो याद करने के योग्य कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी मूलतः एकमात्र कांग्रेसी थे। जो ये KM मुंशी थे, KM मुंशी जी क्या थे कि एकमात्र कांग्रेसी थे। सैयद मोहम्मद सैदुल्ला एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे, जो सैदुल्ला थे एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे। और TT कृष्णाचारी, ये डॉक्टर BB जी जो DP खेतान के निधन पर इनके जगह मिली थी। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे नोट। प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है, इसमें योग याद करने वाली बात है, जो प्रारूप समिति थी सबसे महत्वपूर्ण थी। अब इसी के आगे हम चर्चा करेंगे कुछ अन्य प्रमुख समितियों के बारे में। कुछ अन्य प्रमुख समितियाँ क्या थी, जैसे कि अगर इसमें पहले कुछ पॉइंट हमें नोट करने के लिए आपको बता दें कि जो आप पहले एक बार ध्यान दीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण थी कौन सी थी? प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति में हम एक देखें तो जो इसके गठन हुआ 29 अगस्त 1947 में, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इसके 7 सदस्य थे।
और 7 सदस्य में जैसे हम कृष्ण स्वामी अय्यर थे, गोपाला स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, इसी तरीके से 7 थे। BL मित्र जो थे ये इस्तीफा दिए थे N माधवराव के, और DP खेतान की डेथ हो गई तो उनके स्थान पर कौन है, DT कृष्णामाचारी। अब इसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट था वो पेश किया गया था फरवरी, अगर फर्स्ट ड्राफ्ट की बात की जाए, फर्स्ट ड्राफ्ट कब हुआ था, फरवरी 1948 में। और सेकंड जो ड्राफ्ट था, सेकंड ड्राफ्ट जो हमारा है अक्टूबर 1948, ठीक है। इसमें 3 वाचन हुए थे। 3 वाचन की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक हम स्लाइड ले रहे हैं पेज, इसमें कितने हुए थे, 3 वाचन। जो इसकी फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड, ये कब था फर्स्ट वाला, 4 नवंबर 1948। उसके बाद ये कब तक चला था, 4 नवंबर मतलब 9 नवंबर 1948 तक, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड रीडिंग जो हुई थी वो 15 नवंबर 1948, उसके बाद 17 अक्टूबर 1949 तक, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट सेकंड। अब इसके बाद थर्ड की बात हम करेंगे 14 नवंबर 1949 को, ठीक है, और 26 नवंबर 1949 तक, 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। संविधान पूर्णतः निर्मित अंगीकृत स्वीकार जो हुआ था ये 26 नवंबर 1949 को, कब हुआ था, जो हमारा संविधान है पूर्णतः जो है निर्मित अंगीकृत या स्वीकार मतलब एक्सेप्टेड हो गया था, कब हुआ था, एक्सेप्टेड हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, इस समय कुछ अनुसूचियां भी इसी दिन लागू हो गई थी, कब हुई थी, 26 नवंबर 1949 जो संविधान दिवस मनाया जाता है, इसी के टाइम कुछ अनुसूचियां भी लागू हो गई थी। जैसे अगर हम बात करें तो निर्वाचन, नागरिकता, अंतरिम सरकार व अन्य में हम बात करेंगे 26 नवंबर, इसको मेरेज कर दे रहे हैं, 26 नवंबर 1949 से लागू। कौन कौन सी थी, जैसे 5, 7, 6, 8, 9, ये सभी के सभी क्या थी, ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गई थी। 324 अनुसूची, 367, 367, उसके बाद 379, 80, 388, 391, 392, 393 और 394। अब इसे क्या आगे हम चर्चा करेंगे। हमने आपको बताया सब प्रारूप समिति के बारे में, उसका गठन 19 अगस्त 1947, अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, 7 सदस्य थे, इनके बारे में हमने आपको बताया। अब इसके कुछ अन्य समितियों के बारे में भी आप चर्चा करेंगे, जैसे संघ समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति, ये सभी से किसके हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात की जाए, ये किस किस समितियों के थे, जैसे कि इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल में देखा जाए प्रांतीय संविधान समिति, उसके बाद मूल अधिकार संविधान निर्मात्री सलाहकार समिति और मौलिक अधिकारों व अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, ठीक है। अब इसी में अगर देखा जाए तो आगे हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संचालन झंडा समिति के बारे में। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इनको प्रक्रिया नियम समिति में और संचालन समिति और राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, इन सभी के बारे में इनकी अन्य समितियां हैं, ठीक है। अब इसी के आगे हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण तथ्य जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, किन्हें कब अंगीकृत किया गया है, इनको हम बता ही दिए, कब ये लागू हुआ और इनकी अंतिम बैठक कब है, ठीक है। तो अगर हम अंगीकृत की बात की जाए संविधान की, तो 26 नवंबर 1949 को किसके रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में, ठीक है। संविधान अगर दिवस के रूप में देखा जाए 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया या स्वीकार किया गया या अंगीकृत किया गया, ठीक है। इसके कुछ अनुच्छेद हैं जो उसी टाइम लागू हो गए थे, हमने आपको बताया, जैसे अंतरिम संसद, नागरिकता, स्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध, संबंधित उपबंध 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, ठीक है।
और जो 1950 को है वो क्या हुआ था, संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हमारा संपूर्ण संविधान लागू हो गया था। इसी के साथ भारत एक प्रजातांत्रिक देश बना। क्या बना था, जब लागू हुआ तो इसी के साथ हमारा जो देश है वो मतलब भारत एक प्रजातांत्रिक देश बना। ठीक है, 2015 से 26, अगर इसमें पॉइंट याद करने वाली बात है, 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। कब से स्टार्ट हुआ था, 2015 से। कब से स्टार्ट हुआ, 2015 से शुरू हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर को क्या मना रहे हैं, संविधान दिवस के रूप में। ठीक है, अब जो बात की जाए कि संविधान निर्माण कितने दिन में होता है, कितना समय लगा था, अगर संविधान निर्माण की बात की जाए, जो संविधान निर्माण है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, तथा 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक संविधान सभा अस्तित्व में रही। कितना तक रही अस्तित्व में, 3 वर्ष 1 माह, इसको हम इरेज करते पहले, नहीं तो आप समझ जाएंगे अस्तित्व में कब तक रही थी। अगर अस्तित्व की बात की जाए तो अस्तित्व में रहने के लिए कब हुआ था कि 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक क्या था, संविधान सभा अस्तित्व में रही थी। हमारा जो संविधान निर्माण हुआ था, निर्माण कितने दिन में हुआ था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, अब इसमें कुल व्यय जो खर्च आया था, अगर देखा जाए 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया था इसमें, और उसी में 64 लाख, कितना, 64 लाख रुपए इसमें क्या हुआ था, कुल व्यय हुआ था। अब इसमें एक पॉइंट करने वाली बात है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगर अंतिम बैठक की बात की जाए कब हुई थी, 24 जनवरी। अंतिम बैठक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि अगर अंतिम बैठक की बात क्वेश्चन पूछता है तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। वह संविधान पर 284 सदस्यों, कितने, 284 सदस्यों ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, अगर हस्ताक्षर की बात की जाए तो। और हस्ताक्षर की बात की जाए, इसी में महिलाओं के अगर बारे में बात किया है, हस्ताक्षर हुआ कितने सदस्यों ने, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। लेकिन इनमें से क्या थी कि 8 महिलाएं थी। अगर 284 में देखा जाए, 284 में देखा, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ और उसमें 284 संविधान पर हस्ताक्षर किए गए सदस्यों के, जिसमें से 8 महिलाएं थी। अब इसके आगे हम बात करेंगे, कि जो हमारा आलोचना, वकीलों का स्वर्ग, इसे किसे कहा गया है, आइवर जेनिंग्स के अनुसार इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया। आलोचना है इसकी। ठीक है, अब इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, किसी दिन राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। कब चुना गया, 26 जनवरी 1950 को। क्या हुआ था कि इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया, तथा राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अपनाया गया। क्या किया गया था, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। ठीक है, संविधान सभा में ST 33 मेंबर थे और संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी, 15। एकमात्र मुस्लिम क्या थी, बेगम अजीज रसूल, ये क्या थी, एकमात्र मुस्लिम महिला थी। और एनी मैस्करीन के थी एकमात्र क्रिश्चियन। ठीक है, और इसमें महिलाएं 15 क्या थी, अगर इनके बारे में अगर जानना चाहें तो हम बता दें, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। बेगम एजाज रसूल, एनी मैस्करीन, हंसा मेहता, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडिता, राजकुमारी मित कौर, सुचेता कृपलानी, दुर्गा बाई देशमुख और पूर्णिमा बनर्जी, ये सभी के सभी क्या थी, ये महिलाएं थी संविधान सभा में। ठीक है, अब संविधान सभा में अगर बात की जाए कि अगर इसके सुलेखा कौन थे, सुलेखाकार कौन, सुलेखाकार की बात की जाए तो अंग्रेजी में अगर देखा जाए, अंग्रेजी और हिंदी की बात की जाए तो अंग्रेजी में कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण आजादा, और हिंदी में, इंग्लिश में अगर बात करें तो प्रेम बिहारी नारायण आजादा, और हिंदी में बसंत कृष्ण वैद। ठीक है, और इसमें पेंटिंग, अगर जो पेंटिंग हुई संविधान सभा में देखिए वो किसने किया था, नंदलाल बोस जी ने। ठीक है, अब इसी के आगे हम बात करेंगे संविधान की विशेषताओं के बारे में, कि संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, क्या क्या संविधान की विशेषताएं हैं। लेकिन अगर आप कुछ बता दें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, जैसे संविधान सभा ने मई 1949 को राष्ट्रमंडल में
भारत की सदस्यता का सत्यापन किया तथा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज मीन्स प्रस्ताव कौन थे, नेहरू जी, डिजाइन पिंगले वेंकैया, राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। हम 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। हमने क्या क्या बताया इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर राष्ट्रीय अशोक स्तंभ के बारे में बात कीजिए, राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947 को, इसके जो प्रस्ताव थे किसने रखा था, नेहरू जी ने, और इस पे जो डिजाइन किया गया था राष्ट्रध्वज का पिंगली वेंकैया जी हैं इनको, ठीक है। अब इसी के आगे हम बात करते हैं कि संविधान सभा की जो कार्यवाहियां थी वो क्या थी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स में दर्ज है। किसमें, संविधान सभा की जितनी भी कार्यवाहियां थी कहाँ के दर्ज है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स में, ठीक है। और महात्मा गांधी व जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये इम्पोर्टेंट है कि अगर अब इसको पॉइंट इम्पोर्टेंट देखा जाए तो जो महात्मा गांधी जी थे और जिन्ना साहब, ये क्या थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब इसी में हम आगे चर्चा करेंगे संविधान सभा की जो विशेषताएं हैं। इसमें देखेंगे क्या, विश्व का सबसे लंबा, ठीक है, विश्व का सबसे लंबा मतलब भारतीय संविधान जो है वो विश्व का सर्वाधिक लंबा लिखित संविधान है। और लिखित संविधान कहाँ पे, संघ व राज्यों के एक होने के कारण, ठीक है, संघ व राज्यों के एक होने के कारण क्या है, ये भारत संविधान विश्व का सर्वाधिक लिखित संविधान है। लिखित एवं विशाल विश्व का सबसे लंबा संविधान है, ठीक है। और इसमें एकात्मता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन, ठीक है, एकात्मक की ओर झुका संघात्मक शासन। इसमें क्या हम कहना चाहेंगे कि मतलब जो भारतीय संविधान है इसका सैद्धांतिक रूप से संघात्मक है। क्या है, सैद्धांतिक रूप से संघात्मक है। और उसके बाद जिसमें संघीय शासन की प्रमुख विशेषताएं भी हैं, जैसे दोहरी सरकार मतलब केंद्र और राज्य स्तर पर, ठीक है, किस पे, केंद्र व राज्य स्तर पर, ठीक है, केंद्र और राज्य स्तर पर शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच हुआ था। ये लिखित संविधान, कठोर संविधान, द्विसदनीय, क्या है, द्विसदनीय, अगर देखा जाए कठोर संविधान भी है, द्विसदनीय विधायिका है, और संविधान सभा की सर्वोच्चता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका है, किंतु साथ ही इसमें एकात्मता के लक्षण भी हैं। किसमें, एकात्मता के भी लक्षण भी हैं, ठीक है। अब इसी के आगे हम बात करते हैं सांसदीय संविधान, जो सांसदीय शासन कहाँ से प्रभावित है, ब्रिटेन से। कहाँ से प्रभावित है, ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से। जैसे कि हम आपको बता दें इसका पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका मतलब क्या है कि अगर देखा जाए कि जो सांसदीय शासन और ब्रिटेन से प्रभावित है, नम्यता और अनम्यता मिश्रण अनुच्छेद 368, इसका तात्पर्य है कि जो ब्रिटिश संविधान है वो नम्य संविधान है। क्या है, जो नम्यता और अनम्यता का है, इसमें क्या है, लचीले व कठोर संविधान में समन्वय क्या है, ब्रिटिश संविधान नम्य संविधान है, क्योंकि वहाँ संविधान में संशोधन की प्रक्रिया वही है। क्या है, संविधान की जो प्रक्रिया है संशोधन की वही है जो साधारण कानूनों के निर्माण में अपनाई जाती है, ठीक है। और इसमें क्या था कि इसके विपरीत अमेरिकी संविधान अनम्य कठोर, क्योंकि यहाँ संविधान संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती थी जो नम्यता और अनम्यता का है मिश्रण नंबर अनुच्छेद नंबर 308 और पंथ निरपेक्ष राज्य 42वां संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा। क्या था, पंथ निरपेक्ष राज्य मीन्स का तात्पर्य है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, वरना यह धार्मिक आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। इसमें क्या था पंथ निरपेक्ष राज्य में कि जो पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य यही है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, वरन यह धार्मिक आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करता। इसी के आगे हम बात करेंगे एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका में क्या है, सुप्रीम कोर्ट शीर्ष पर, अर्थात जो एकीकृत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है, इसमें क्या हुआ था कि इसमें न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय को, किसको, सुप्रीम कोर्ट मीन्स सर्वोच्च न्यायालय में शीर्ष है, मतलब सबसे ऊंचाई पे है, सबसे शीर्ष है। भारत में न्यायालय का एकल तंत्र केंद्र के साथ साथ राज्यों पर भी लागू होता है। एकल तंत्र है जो केंद्र के साथ राज्यों पर भी लागू होता है, अर्थात केंद्र व राज्य में न्यायिक जो एक रूपता है वो पाई जाती है। क्या होती है,
केंद्र और राज्य में न्यायिक एकरूपता पाई, इसलिए एकीकृत न्यायपाल क्या है, केंद्र और राज्य में। सुप्रीम कोर्ट क्या है, इसमें सबसे शीर्ष से है। अब इसी के आगे हम देखेंगे त्रिस्तरीय शासन। त्रिस्तरीय शासन इसमें क्या है, त्रिस्तरीय शासन में देखा जाए तो कि केंद्र, राज्य, स्थानीय, ठीक है, संविधान सभा द्वारा न्यायपालिका को, कार्यपालिका तथा विधायिका को स्वतंत्र एवं अलग रखने का प्रयत्न किया गया है। यह शक्ति पृथक्करण है। शक्ति पृथक्करण इसे बताएं हम तो क्या है कि संविधान द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका तथा विधायिका से स्वतंत्र एवं अलग रखने का प्रयत्न किया गया है। और त्रिस्तरीय शासन है जिसमें केंद्र है, राज्य और स्थानीय लोग, ठीक है, स्थानीय स्तर पे। अब इसी के आगे हम चर्चा करेंगे कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था ऐसी है कि मूल रूप से संविधान में 2 स्तरीय सरकार है। कौन सी, केंद्र और राज्य सरकार की व्यवस्था की गई थी। किंतु 73वें और 74वें संविधान संशोधन, 73वें वे 74वें संविधान संशोधन में द्वारा स्थानीय सरकार की, किसकी, स्थानीय, किसकी हम बात किए, त्रिस्तरीय शासन में केंद्र और राज्य स्थानीय में, अर्थात कि 73 74 संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय सरकार व्यवस्था करने के बाद भारत में त्रिस्तरीय सरकार की स्थापना की गई, जो विश्व के अन्य किसी भी संविधान में नहीं है। विश्व के किसी अन्य संविधान में नहीं। किसमें कि इसमें क्या हुआ था, त्रिस्तरीय शासन हुआ। कैसे, केंद्र, राज्य और स्थानीय पे, स्थानीय सरकार की व्यवस्था करने के बाद, ठीक है। अब इसी के आगे हम देखेंगे अनुसूचियों के बारे में। शेड्यूल्स, अनुसूची इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रेनविल ऑस्टिन है, ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। क्या कहा, जो ग्रेनविल ऑस्टिन है, कौन है, ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आपने क्या देखा है, जो ग्रेनविल ऑस्टिन थे, ग्रेनविल ऑस्टिन जी ने क्या कहा था, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। अब इसी के आगे हम देखेंगे कि अनुसूचियां, ठीक है, अनुसूची के बारे में बात करते हैं, संविधान की जो अनुसूचियां थी इसके बारे में। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट राज्य 28 व यूटी 8, ठीक है। इसमें क्या है कि जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है उसमें क्या था कि राज्य तथा संघ, मतलब राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। किसमें, फर्स्ट जो प्रथम अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से किसमें, अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या है, किसमें राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे देखा जाए जो द्वितीय संचित नीति पर भारतीय वेतन का उल्लेख है। किसमें, सेकंड में देखा जाए वेतन व भत्ते का उल्लेख किया गया राष्ट्रपति और राज्यपाल आदि के द्वारा। अगर इसको हम अच्छे समझाएं तो इस अनुसूची में जो अनुसूची है द्वितीय संचित नीति पर भारत वेतन का उल्लेख है, जिसमें क्या है कि इस अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, वो लोक सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति, इन सभी के वेतन, भत्तों एवं पेंशन के संबंध में वर्णन है। किसका वेतन और भत्तों के संबंध में वर्णन है। किसमें, जो सेकंड अनुसूचियां हैं, ठीक है। सेकंड, प्रथम में क्या था, आर्टिकल, मतलब कि अनुच्छेद 1 से 4 तक था। प्रथम अनुसूची में क्या था, अनुच्छेद 1 से 4 तक था, जो राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन था, राज्य तथा संघ राज्य का। राज्य 28, 8 इसके बारे में बताएं। और सेकंड में क्या था, वेतन व भत्ते का। जो द्वितीय अनुसूची है इसमें क्या था, वेतन और भत्ते के बारे में राष्ट्रपति, राज्यपाल, पेंशन व भत्ते के संबंध में वर्णन किया गया है, ठीक है। अब इसी के बाद हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची क्या है कि तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में। किसमें, शपथ। इसमें जो है कि इस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञानों का प्रारूप दिया गया। किसमें, तीसरी अनुसूची में शपथ का, जिसमें क्या है, राष्ट्रपति शामिल नहीं है। राष्ट्रपति शामिल नहीं मतलब अनुसूची 3 में कुल 8 शपथ प्रारूप दिए गए। कितने, कुल 8 शपथ प्रारूप, ठीक है। 8 शपथ प्रारूप दिए, जैसे संघ नंबर 1 में संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, दूसरा, तीसरा संसद के सदस्य हैं, और चौथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं,
5वां राज्य के मंत्री हैं, 6ठे पे राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी हैं, 7वें पे राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, 8वें पे नियंत्रक व मालिक है। लेकिन अगर इसमें नोट ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर इसमें नोट पॉइंट करने की बात है, जो तीसरा है शपथ का, जिसमें राष्ट्रपति शामिल नहीं है, यही हमारे इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन कौन से हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राज्यपाल, इन सभी के क्या है, शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे चौथी अनुसूची, किसकी, फोर्थ अनुसूची के बारे में। इसमें क्या दिखाया गया है, किसमें राज्यसभा सीटों का आवंटन है, मतलब अर्थात इसका मतलब ये है कि जो चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची में इसमें जो है राज्यों और संघ राज्यों के लिए, किसमें, राज्य व संघ राज्यों, राज्यों और संघ राज्यों के लिए राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। ठीक है, अब इसको हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि 5वें नंबर पे SC ST क्षेत्रों का प्रशासन। 5वीं जो अनुसूची है वो आर्टिकल 244(1) से, इससे क्या तात्पर्य है कि इस जो अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, ठीक है, और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। किससे, अनुसूचित क्षेत्रों, हमने क्या बताया, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के जो प्रशासन के और नियंत्रण से संबंधित क्या है, प्रावधान है। ठीक है, इसके आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 6 में, आर्टिकल जो अनुसूची जो 6 है, अनुसूची 6 में क्या देखेंगे कि जनजाति क्षेत्र असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM, मतलब अर्थात जो 6ठी अनुसूची है, इसमें अनुच्छेद 244(2) एवं 275(1), इसमें क्या दिया गया है कि इसमें असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। किसके, आदि के, कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि के जनजाति क्षेत्रों के, जनजाति क्षेत्रों के, आदि जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। ठीक है, अब इसी के आगे हम बात करेंगे, मतलब अर्थात अनुसूची 7, अनुसूची 7 में क्या देखेंगे, अनुसूची 7 में देखेंगे कि जो शक्तियां हैं, इसमें क्या है, इसमें अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्यों के, किसमें, केंद्र राज्यों के मध्य जो विधायक शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, ये शक्तियां कौन कौन सी हैं, संघ, राज्य, समवर्ती। ठीक है, तीनों मतलब कि संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में क्या है, विभक्त है। इसमें इस अनुच्छेद में जो 7वीं अनुसूचियां हैं, इसमें अनुच्छेद 246 के तहत, किसके, अनुच्छेद 246 के तहत, अनुच्छेद 246 के तहत क्या हुआ था कि इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य, किसमें, केंद्र और राज्यों के मध्य, केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन है, जिसमें क्या है, ये शक्तियां संघ, राज्य, समवर्ती में विभक्त हैं। ठीक है, अब इसी के आगे हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची, जिसमें भाषाओं के बारे में। भाषाएं क्या है कि जैसे अगर अनुसूची 8 में देखा जाए भाषाओं में, तो इसमें यह दिया गया है कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। किसमें, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या है, संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, मूल 14, कितनी, प्रारंभ में 14 संवैधानिक भाषाएं थी, जो कि वर्तमान में कितनी हो गई हैं, 22। ठीक है, वर्तमान में 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है, जिसमें ये रहा 22। ठीक है, वर्तमान में कितनी है, 22, ये रहा। कौन कौन सी जोड़ी गई है, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई है। अब वर्तमान में 22 शामिल भाषाएं हैं। अब इसी के आगे हम बात करेंगे एडेड शेड्यूल, जो
एडिट की गई हैं अनुसूचियाँ, उसमें कौन सी है? 9वीं सूची। 9वीं सूची जो है वो अनुच्छेद 31 ख से है। यह अनुसूची जो है वो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जून 1951 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में। किसके उपलक्ष्य में? जब प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तब ये जोड़ी गई थी। ठीक है। और इसमें क्या हुआ था? भूमि सुधार, भूमि सुधार संबंधी क्या थे? कानून थे। इसमें भूमि सुधारों और जमींदार प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों से संबंधित थे। ठीक है। अब इसी के आगे बात करेंगे हम 10वीं अनुसूची में क्या था? दल बदल। मतलब 10वीं जो अनुसूची थी इसमें क्या था कि दल बदल मतलब दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध करती है। दल बदल मीन्स दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध करती है। ये कब था? 52वां संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 के द्वारा 1985 के द्वारा ये संविधान मतलब कि ये अनुसूची जोड़ी गई थी। कब? 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 के द्वारा ये अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल रोकने के साथ साथ केंद्र व राज्य के मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित करना था। अब इसी के आगे हम बात करेंगे 11th 11वें नंबर पे जो अनुसूची है इसमें क्या इसका वर्णन है? पंचायती राज। 11वें जो अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन, किसमें? 73वें संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा शहरी किसकी में जो हमारी 11वीं अनुसूची है इसमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त क्या था? संवैधानिक मान्यता प्राप्त। किसमें? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर 11वीं अनुसूची जोड़कर इसमें पंचायतों से संबंधित 29 किसके? 29 विषय जो थे शामिल किए गए थे। अब हम बात करते हैं 12 अनुसूची जो 12 नंबर की अनुसूची है। इसमें क्या था? नगर पालिका। नगर पालिका मतलब कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा शहरी एवं स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त। 12वीं अनुसूची में नगरीय निकाय को संबंधी 18 विषय शामिल किए गए। किसमें? 18 विषय शामिल किए गए। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है हम उसको बता देंगे आपको। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताएंगे हम, जैसे कि वर्तमान में शास्त्रीय भाषा का दर्जा 11 भाषाओं को प्राप्त है। किसकी? शास्त्रीय भाषाएं जो थी अगर वर्तमान में बात की जाए तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा 11 भाषाओं को प्राप्त है, जैसे तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली, असमिया। ठीक है। ये क्या है? वर्तमान में शास्त्रीय भाषा का 11 भाषाओं से जो प्राप्त है। क्या है? प्राप्त। वर्तमान में शास्त्रीय भाषा का दर्जा 11 भाषाओं को प्राप्त है। हमने आपको बताया है तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, उसके बाद नई में पाली, प्राकृत, बंगाली और तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी और एग्जाम की प्रिपरेशन, टाइपिंग से रिलेटेड, डीबी और मेडिकल से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो को डेली अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और वीडियो को फ्री PDF MCQ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।